हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीरेशन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का साइंस चैप्टर नंबर 1 जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 करने वाले हैं। आज हम इस लेक्चर में यानी पार्ट 2 में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का डिस्कशन करेंगे। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन का सभी जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जितना भी इंट्रोडक्शन या फाउंडेशन था उसको कंप्लीट किया। आज सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम संयोजन अभिक्रिया से स्टार्ट करना यानी एडिशन रिएक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया आखिर क्या होता है। तो संयोजन अभिक्रिया देखें तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक बताए थे, जो तीर के क्या होता है बाएं तरफ होता है, तीर के यानी लेफ्ट साइड होता है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक ये होगा, दो होगा या दो से अधिक अभिकारक होना चाहिए। एक अभिकारक नहीं चलेगा, यहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारक आ रहा है तो दो या दो से अभिकारक होना चाहिए। और दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करना चाहिए। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलता है और एकल उत्पाद का, एकल मतलब एक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल का निर्माण करता है। यहाँ पर एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। दो को है तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं। दो को था इसलिए डाइऑक्साइड बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण H2SO4 का निर्माण करती है। अब देखिए संतुलित में इसको संतुलित करेंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा ये सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ पर लिख देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड लिख लीजिएगा यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्साइड होगा ऑक्साइड। ठीक है, इस संतुलित नहीं। इस अभिक्रिया में सभी अभिक्रिया में देखें अभिकारक कितना है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेगा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेगा, लेकिन उत्पाद के मिलेगा एक मिलेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी उत्पाद किए हुए है एक है, यहाँ पर भी उत्पाद किए हुए है एक है, यहाँ पर भी उत्पाद किए हुए है एक है, यहाँ पर भी उत्पाद एक, लेकिन अभिकारक यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, सब दो, तीन को भी हो सकता है, चार को भी हो सकता है, लेकिन अभिकारक एगो नहीं हो सकता, कभी भी एगो नहीं होगा। अभिकारक होगा दो होगा या दो से अधिक होगा, उत्पाद केवल एक होगा, जिसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अभी संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित करते हैं, जल्दी से मिटा के इसको संतुलित करना है। तो चलिए इसको संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं। देखो इधर हाइड्रोजन के है, इसको रेड पेन से करते हैं। इधर हाइड्रोजन के है दो, इधर भी हाइड्रोजन है दो, इधर ऑक्सीजन के है, इधर ऑक्सीजन के है दो, इधर ऑक्सीजन एक है, इसके आगे दो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन के हो गया दो दुना चार हो गया, इधर दो है, यहाँ भी दो लगा दिए, दो दुना चार हो गया, इधर ऑक्सीजन दो, इधर ऑक्सीजन दो, इधर हाइड्रोजन चार, इधर हाइड्रोजन भी चार हो चुका है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ कार्बन ये क्या है, कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन इधर एक है, इधर भी कार्बन एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है और ये दो, तीन हो गया टोटल। ये दो इधर है, यहाँ तीन हो गया टोटल, और इधर ऑक्सीजन के है दो। अब जब दो और तीन गो रहेगा, एक साइड दो गो रहेगा एक साइड तीन गो रहेगा, तो उसको हम 6 को बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसको अगर यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ 3 से का 2 से गुना करते हैं, 4 बनाने को 4 या 6 बनाने की कोशिश करेंगे, 3 बनाने की नहीं कोशिश करेंगे। तो देखिए एक साइड 2 एक साइड 3 रहेगा ना, तो उसको हम 4 या 6 बनाने की कोशिश करते हैं। इधर ऑक्सीजन के हो गया दो दुना चार गो ऑक्सीजन हो गया, इधर कार्बन दो हो गया, इधर ऑक्सीजन अगर यहाँ पर हम इधर ऑक्सीजन 3 गो है और कार्बन 1 है, अगर यहाँ पर लगाएंगे तो कार्बन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 गो यहाँ और 2 गो यहाँ 4 हो गया, मेरा दोनों कर क्या हो गया संतुलित हो गया, मेरे दोनों को संतुलित हो गया। अब देखिए अगला संतुलित करते हैं। इधर सल्फर के है 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन के है 2 गो 4 गो, इधर ऑक्सीजन के है 3 गो है। अगर हम यहाँ से 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ऑक्सीजन के हो गया 3 दूना 6 गो हो गया, 3 दूना 6 गो, सल्फर 2 गो हो गया। अगर यहाँ भी 2 लगाएंगे तो सल्फर 2 हो गए और 2 दूना 4 और 2 6 गो ऑक्सीजन हो गया। तो ये मेरा जो समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। इधर सल्फर 1 है, सल्फर 1 है,
यहाँ पर ऑक्सीजन 3 गो यहाँ, एक यहाँ 4 गो है, ऑक्सीजन भी 4 गो है, फिर हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ भी 2, तो पहले से ही संतुलित है, इसको संतुलित नहीं करना। तो ये मेरा संयोजन अभिक्रिया जो कि समाप्त हो चुका है। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया, तो इसे अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। जस्ट संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है। यहाँ पर कितना अभिकारक था, 2 या 2 से अधिक अभिकारक थे, और उत्पाद के कितने उत्पाद का निर्माण हो रहा था, एक उत्पाद का। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है, इसमें एक अभिकारक है, इसमें एक अभिकारक टूट जाता है कितने उत्पाद में, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है। इसमें याद रखने वाला पार्ट है यह है कि जस्ट उल्टा होता है संयोजन अभिक्रिया के। इसमें एक अभिकारक होता है, टूट के कितने उत्पाद में बनता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनता है। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बोल रहे हैं, यहाँ देखिए जल है, जल के हम जब विद्युत धारा देते हैं, याद रखिएगा वियोजन अभिक्रिया है ना, वो कुछ परिस्थिति में होती है, जैसे कुछ गर्म करते हैं, विद्युत धारा देते हैं, या सूर्य का प्रकाश देते हैं। तो जब जल को हम विद्युत धारा देते हैं तो ऑक्सीजन में भी टूटता है और हाइड्रोजन में भी टूटता है। जब कार्बन ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट गैस गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उड़ जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। लोग रहा होगा यहाँ तक कंफर्म। ये है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, मतलब कुछ परिस्थिति में होती है। अब देखिए इसी परिस्थिति को ध्यान रखते हुए तो हम जो वियोजन अभिक्रिया है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वियोजन अभिक्रिया को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट क्या है अब इधर देखते हैं। ये साइड है, अगला पेज में वियोजन अभिक्रिया ध्यान में रखते हुए देखिए, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार बताते हैं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार एक तरह से है, जैसे कि प्रकाश मतलब प्रकाश की सहायता से टूट रहा है, विद्युत की सहायता से टूट रहा है, और एक है उष्मा की सहायता से यानी ताप की सहायता से टूट रहा है। टोटल 3 प्रकार है। सबसे पहले प्रकाश की सहायता से टूट रहा है, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल एक ही टाइप का है लेकिन सब एग्जाम्पल याद करना, इसका तो इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार लीजिए, एक तो आता ही आता है। इसका एग्जाम्पल आता है प्रकाश वियोजन या विद्युत वियोजन या तापीय वियोजन का आता ही आता है, ये तो स्टार लगाने वाला बात है। सबसे पहले प्रकाश वियोजन में 3 एग्जाम्पल है, तीनों एग्जाम्पल याद होना चाहिए। ये है Ag को बोलते हैं सिल्वर और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। इस सिल्वर क्लोराइड हो गया, इस सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, इस सिल्वर आयोडाइड हो गया। या देखिए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, तीनों को जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है ना, तो यहाँ से सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। यहाँ पर सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमाइड अलग हो जाता है, यहाँ पर सिल्वर अलग हो जाता है, आयोडाइड अलग हो जाता है। बहुत एग्जाम पहला सिल्वर कहते हैं, सबसे पहले Ag मतलब Cl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। फिर याद हो गया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड को जब सूर्य का प्रकाश हो जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का निर्माण होता है, सिल्वर आयोडाइड का निर्माण होता है। जो सिल्वर क्लोराइड होगा 2 मतलब सिल्वर 2 के रूप में, Br2 के रूप में और I2 के रूप में सबका निर्माण होता है। ठीक है, अब इसको संतुलित करना है। देखिए इधर सिल्वर एगो है, यहाँ भी सिल्वर एगो, क्लोरीन एगो, यहाँ क्लोरीन 2 है, तो हम 2 से गुना कर देंगे तो सिल्वर भी 2 हो गया, तो यहाँ भी सिल्वर 2 से गुना करेंगे तो सिल्वर भी 2 क्लोरीन भी 2। सम इसी प्रकार होगा, यहाँ भी सिल्वर 2 है तो इधर भी 2 हो जाएगा सिल्वर, और सब इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी लगा देंगे तो हो जाएगा सब। जैसे कि देखिए यहाँ सिल्वर 2 है, यहाँ भी सिल्वर 2 है, ब्रोमाइड 2 है, ब्रोमाइड 2 है, सब एक ही टाइप का है तो एक ही टाइप हो गया। यहाँ सिल्वर 2 है, यहाँ भी सिल्वर 2 है, आयोडाइड 2 है, यहाँ भी 2 है। ये मेरा है सूर्य का प्रकाशीय वियोजन, मतलब प्रकाश की सहायता से वियोजन हो रहा है, प्रकाश की सहायता से 2 भागों में टूट रहा है। इधर एकल अभिकारक है, टूट रहा है 2 से अधिक उत्पाद में। अब देखिए विद्युत की सहायता से एक एग्जाम्पल है, तो विद्युत की सहायता मतलब विद्युत की सहायता से क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। तो कौन है, जल है। जल को हम जब विद्युत धारा देते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, बहुत ही छोटा ही है, इसमें कोई ध्यान रखने वाला बात नहीं है। अब आता है तापीय या उष्मीय वियोजन की, तापीय या उष्मीय वियोजन के, जिसमें हम ताप की सहायता से या उष्मा की सहायता से वियोजन करते हैं। इसमें देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें हम उष्मा देते हैं, इसमें ये लिखा हुआ नहीं है, इस समय क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, इसमें उष्मा देते हैं। ठीक है, इस समय उष्मा देते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा देते हैं तो यहाँ से देखिए लाइटर को देखिए, यहाँ से देखिए कैल्शियम और ऑक्सीजन निकल जाता है, कैल्शियम और एक ऑक्सीजन निकल जाता है,
तो क्या बच गया, यहाँ से कैल्शियम निकल जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड निकल जाता है और CO2 बच जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बच जाता है। मतलब CaO बचता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है। इसको हम बोलते हैं लेड, इसको नाइट्रेट बोलते हैं। तो लेड नाइट्रेट को जब ऊष्मा देते हैं तो लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलता है। लेकिन यहाँ से याद रखने वाला है, लेड ऑक्साइड और O2 बचता है, O बचता है बस, O नो, NO भी बचता है, नाइट्रोजन गैस भी बचता है। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस नहीं लिखा हुआ है, NO बचता है, नाइट्रोजन गैस भी बचता है। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकलता है, NO2 भी निकलता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, ऊष्मा देते हैं तो लेड ऑक्साइड और O और NO भी निकलता है, NO2। इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब फेरस सल्फेट, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, जब ऊष्मा देते हैं तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, याद रखें सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों गैस के रूप में उड़ जाता है, सल्फर ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब इसमें देखें संतुलित करना है, तो देखिए संतुलित कैसे करते हैं। यहाँ पर कैल्शियम के जो है एक है कैल्शियम, यहाँ भी कैल्शियम एक है, ये तो संतुलित है। कार्बन इधर के जो है इस Ca यानी कैल्शियम है। देखिए लिखने का एक तरीका बताते हैं, जो संकेत लिखते हैं ना वो कैपिटल अक्षर में लिखते हैं। अगर कैपिटल के साथ वो स्मॉल है तो दोनों साथ है, कैपिटल के साथ स्मॉल है तो दोनों साथ है, और इसका संकेत होता है Ca कैल्शियम का होता है। कार्बन एक असगरे है, सिंगल है, कार्बन भी बड़ा है, ऑक्सीजन भी बड़ा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ट्राई है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो कार्बन है अकेले है, ऑक्सीजन भी अकेले है, यहाँ कार्बन के एक, इधर कार्बन भी एक, यहाँ ऑक्सीजन के तीन, इधर भी ऑक्सीजन, ये तो संतुलित है, एक यहाँ दो यहाँ तीन, ये संतुलित है पूरा। देखिए लेड के जो है एक, यहाँ भी लेड है एक। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के जो है एक, यहाँ पर एक नहीं है, दो नाइट्रोजन है। देखिए नाइट्रोजन है, इसको नहीं, तीन को नहीं, इस कोष्ठ है पूरा, तो पूरा के बाहर दो है, एन के भी के दो, एन के भी कितना गुणांक कितना है, दो है, तो नाइट्रोजन के है दो है, नाइट्रोजन के है एक है, तो यहाँ दो से गुना करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन में कितना से गुना करेंगे, दो से गुना करेंगे। सबसे पहले अभी छोड़ते हैं, अभी देखिए लग आगे क्या है। ऑक्सीजन यहाँ के है तीन दूना छह गो, ऑक्सीजन यहाँ के है दो और यहाँ दो दो चार गो हो गया, ये कितना बचा, पांच गो है, तो इधर हम दो से लगाएं तो ऑक्सीजन के हो गया छह गो, यहाँ पे ऑक्सीजन के हो गया छह गो, मेरा क्या बच गया। अब नाइट्रोजन को हम संतुलित करना है। अगर हमको यहाँ नाइट्रोजन लगाएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा चार गो, दो छह गो, दो आठ हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन छह गो रहेगा, दो नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर हम चार लगा देते हैं, यहाँ पर चार लगा दो और यहाँ पर दो लगा दो, तो संतुलित हो जाएगा। देखिए संतुलित हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर लेड क्या हो गया, लेड यानी क्या हो गया, दो गो इधर हो गया, दो गो इधर हो गया। नाइट्रोजन क्या हो गया, नाइट्रोजन चार गो हो गया, दो गो यहाँ देखिए, दो बाहर है और दो से यहाँ मल्टीप्लाई कर दुगुना चार, दो यहाँ दो, चार गो नाइट्रोजन, चार गो यहाँ देखिए हो गया, चार गो नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन क्या है, तीन दुना छह, छह दुना 12 गो ऑक्सीजन है, तो चार दुना आठ, आठ दस दो 12, यहाँ ऑक्सीजन दो गो यहाँ, दो गो यहाँ और आठ गो यहाँ, तो चार 12 हो गया। ये मेरा हो गया पूरा संतुलित। अब देखिए अब इसको संतुलित करना है, तो देखिए फेरस के जो है एक है, फेरस यहाँ दो गो है, इधर हम दो से गुना करेंगे तो फेरस यहाँ दो गो हो गया, दो गो यहाँ हो गया। सल्फर के है दो गो यहाँ, सल्फर एक गो, दो गो यहाँ भी हो गया। ऑक्सीजन के चार दुना आठ गो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के है तीन गो यहाँ है, तीन गो यहाँ, तीन दुना छह और दो आठ, ये भी संतुलित हो गया, ये भी संतुलित हो गया। देखिए अब एक टॉपिक एक लिखा हुआ है, सामान्यतः वियोजन अभिक्रिया उष्मा शोषी होती है। उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी क्या होता है, आगे बात करते हैं, पूरा इसको लेके बात करेंगे कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है। एक पूरा एक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्नावली में क्वेश्चन भी है, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अभी खाली याद रखिएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान उष्मा को लेती है, उष्मा को लेती है, तो उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी, शोषी मतलब शोषण करना, तो उष्मा का क्या करता है, शोषण करता है, मानी ग्रहण करता है, शोषण। देखिए इस सब अभिक्रिया उष्मा का क्या करा है, उष्मा को क्या करा है, ग्रहण करा है, उष्मा को ले रहा है तभी अभिक्रिया पतन करा है। तो जो वियोजन अभिक्रिया है तो उष्मा को क्या करती है, लेती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वैसी अभिक्रिया जिसमें हम अभिक्रिया के दौरान होता है उष्मा निकलता है, अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, उष्मा निकलता है, इधर प्लस में करके उष्मा हम निकालते हैं,
उसको हम आगे बताएंगे। अभी खाली ध्यान रखें कि उसमें सोर्सीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं। देखिए पीछे हम बात की अवक्षेप के बारे में, यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया को देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम अवक्षेप का निर्माण होता है, और अवक्षेप कहाँ होता है? कली में आके नीचे आके बढ़ जाता है। दो एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद भी रखना। एक है सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट। देखिए इस प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं पढ़े हैं तो आगे बताएंगे क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान, मतलब आसपास में चेंज कर देते हैं। जैसे कि इधर सिल्वर है, सिल्वर को सिल्वर है, क्लोरीन के साथ सिल्वर आ जाएगा और नाइट्रेट के साथ सोडियम आ जाएगा। तो नाइट्रेट के साथ क्या होगा? देखिए नाइट्रेट के साथ सोडियम आ गया, तो क्या होगा? चेंज कर लेता है। तो सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो इस सिल्वर क्लोराइड, इस सिल्वर और इस क्लोराइड मिलकर अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड बन गया, और यहाँ पे नाइट्रेट और सोडियम मिलकर सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। मतलब आपस में चेंज कर लेते हैं दोनों अभिक्रिया, ये इससे कर लेगा, आपस में चेंज कर लिया। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर क्लोराइड में यही अवक्षेप बनता है और यही आकर नीचे बढ़ जाता है, तो यही मेरा अवक्षेप है। ये अवक्षेप में भी ये अवक्षेप है, ये क्या है? ये क्या है? ये मेरा लवण है, ये मेरा लवण है, ये आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। ये क्या है? मेरा अवक्षेप। ये बेरियम क्लोराइड, इसको लिख लीजिए, बेरियम क्लोराइड, ये मेरा है बेरियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आपस में चेंज कर लेते हैं। देखिए बेरियम है, सल्फेट हो गया, तो बेरियम सल्फेट का निर्माण हो गया। ये क्लोराइड है और ये सोडियम है, तो सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात जो कि 9th क्लास में पढ़ते हैं, फिर सोडियम के 2 अणु थे या सोडियम का 1 अणु बना, या क्लोरीन के 2 अणु थे या क्लोरीन के 1 अणु। तो याद रखिए सोडियम के ऊपर कितना -1 चार्जर होता है और क्लोरीन के ऊपर भी -1 होता है। क्यों -1 कैसे होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो आई होप कि पढ़े होंगे 9th क्लास में। नहीं पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है और कैसे सूत्र बनाते हैं। सूत्र बनाना हम सिखाएंगे, अगर नहीं पता है तो कमेंट जरूर करिएगा, सूत्र बनाने के लिए एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आपस में क्या होता है? आयनों का चेंज हो जाता है, इस प्रकार का अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें कौन अवक्षेप बनता है? बेरियम सल्फेट अवक्षेप बनता है और नीचे आगे कलिंग बढ़ जाता है। और ये किस प्रकार से बनता है? तो सफेद बनता है, सफेद बनता है, सफेद बनता है, नीचे आगे बढ़ जाता है। अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जैसे कुछ पढ़ने में लेकिन अधिक तेज होता है, कुछ कम होता है। तो जो पढ़ने में अधिक तेज होता है वो क्या होता है? आगे आके बढ़ता है, बेंच के आगे बढ़ते हैं, और जो कम रहता है पढ़ने में तो जो पीछे बढ़ते हैं। तो जो अधिक अभिक्रियाशील होता है ना, जो लेके आगे बैठा है तो उसको भगा के क्या कर लेगा? अपन जगह आगे बना लेगा, और जो कम तेज है उसको पीछे करता है। उसी प्रकार क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया होता है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? वैसे रासायनिक जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है ना, तो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित, मतलब उसके यौगिक से भगा देता है। इसके इस प्रकार समझिए, इस एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम है जिसमें से 5 बेंच है, 5 बेंच लगा हुआ है, 4 बेंच लगा हुआ है, चारों बेंच के एग्जाम्पल लेते हैं। अगला 2 बेंच है, देखिए अगला 2 बेंच है जो कि पढ़ने वाला लेकिन सब भी बैठते हैं, और एक दिन आके बिना पढ़ने वाला, मतलब कम पढ़ने वाला लेकिन आगे बैठ गए, और जो पढ़ने वाला फिर से बाहर से आ गए। तो जो पढ़ने वाले बाहर है तो बेंच पर से हटा के पीछे लगा दे, जाओ पीछे बैठो। तो पढ़ने वाले लेकिन आगे बैठ गए। इसी प्रकार ये भी होता है कि अधिक अभिक्रियाशील का जो मतलब अधिक अभिक्रियाशील है, अब ये बताने के लिए कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है, वो नीचे बता रहे हैं अभी तुरंत, खाली अभी ध्यान रखना है। जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है ना, वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। जैसे यहाँ देखिए जिंक है, कॉपर सल्फेट है, तो जिंक है ना कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया है ना, कि कॉपर जिंक की तुलना में कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो जिंक है ना कॉपर के, तो क्या कर रहे हैं? भगो, तो जिंक है कॉपर को भगा देगा और कॉपर का जगह पर जिंक आ जाएगा, तो यहाँ जिंक सल्फेट हो जाएगा और कॉपर धातु का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार होता है। यहाँ पे जिंक है, यहाँ पर हाइड्रोजन PO4 है, यहाँ पे जिंक है और PO4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। यहाँ पे क्या है? जिंक है ना, वो हाइड्रोजन गैस क्या करता है? कम विस्थापित, हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील है, इसको भगा देता है अपन जगह पर से, और जिंक अपन ग्रहण जगह को स्थान लेता है। ये भी समझिए। अभी देखिए कौन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, कौन कम अभिक्रियाशील तत्व है।
वो एक श्रेणी है जिसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। तो इसके माध्यम से पता चलता है कौन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और कौन कम अभिक्रियाशील तत्व है, इसको पढ़ते हैं। तो अधिक इसको सक्रियता श्रेणी कैसे होता है? तो ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया, मतलब सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व, फिर उससे कम अभिक्रियाशील तत्व, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे घटते क्रम में रखा हुआ है। तो ऐसी श्रेणी, इसको लिखने का एक ट्रिक है जो कि हम बता रहे हैं। देखिए लिखने का ट्रिक, लिखने का नहीं, याद करने का ट्रिक है। तो देखिए ली के बाबूजी ने काजू से मांगा अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नी तो शादी पोस्टपोन है। याद करने का ट्रिक है। ली के बाबूजी ने काजू से मांगा अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नी तो शादी पोस्टपोन है। ली क्या है? ली एक लड़की है, लड़का है, सॉरी, ली के लड़का है। ली के बाबूजी ने मांगा काजू, काजू लड़की है, से मांगा क्या? अलमारी, दहेज मांगा अलमारी, जमीन, कार और फ्रिज, और जो नी है ना वो शादी तो पोस्टपोन ही कर दिया। अब देखिए याद करने का ठीक है। ली से हो जाएगा लिथियम, के से हो जाएगा कैल्शियम, बाबूजी से कुछ नहीं होगा, ने से हो जाएगा, ने से एन हो गया, नौ से एन आ गया यानी सोडियम, काजू से हो जाएगा के एन कैल्शियम, मांगा से मैग्नीशियम, अलमारी से एल्युमिनियम, जमीन से जिंक, कार से क्रोमियम, फ्रिज से फेरस, नी और तो कुछ नहीं होगा, शादी से अस्नेडियम, और प्रोस्पोन से लेड हो जाएगा, है से हाइड्रोजन, और दो याद रखिएगा कैल्शियम, और इसको सिल्वर बोलते हैं यानी एजी बोलते हैं, सिल्वर को एजी बोलते हैं। ये लेड है, ये हाइड्रोजन है, कॉपर है और सिल्वर है। तो लिथियम, लिथियम सोडियम, लिथियम कैल्शियम, ये हो जाएगा लिथियम हो जाएगा, इसको पोटेशियम बोलते हैं। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, फेरस, अस्नेडियम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और एजी यानी सिल्वर। ये याद कर लीजिएगा इसके माध्यम से। जैसे कि अब बताए थे एग्जांपल में, देखिए कॉपर है ना वो कम अभिक्रियाशील है जिंक से। देखिए यहाँ कॉपर कहाँ रहा है, यहाँ देखो, और अभिक्रिया ऊपर है। तो ये लिथियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, इसके बाद पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील है, फिर इसके बाद सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये ऊपर है, बढ़ते क्रम में लिखा है। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऐसे होगा कि यहाँ है जिंक सल्फेट है, अगर जिंक सल्फेट को हम कॉपर के साथ अभिक्रिया करें, इसी एग्जांपल को हम फिर से यहाँ दोहराते हैं, इसी जस्ट एग्जांपल को। यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट को हम पहले जिंक सल्फेट से अभिक्रिया करते हैं, तो जिंक सल्फेट है, और अगर इसको हम कॉपर के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? यह अभिक्रिया संभव है। जस्ट इसका उल्टा लिखे हैं, देखिए यहाँ पर जिंक सल्फेट है, इसको कॉपर से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या, कॉपर जिंक को विस्थापित कर देगा, कॉपर जिंक को विस्थापित करेगा, कभी नहीं तो यह अभिक्रिया होगा नहीं करेगा, यह अभिक्रिया नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे नो अभिक्रिया, नो रिएक्शन। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो अधिक अभिक्रियाशील होगा ना वही विस्थापित करेगा, कम अभिक्रियाशील तत्व को कभी नहीं विस्थापित करेगा। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान, इससे पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया की बात की तो वो क्या है, और क्षेपण अभिक्रिया के दोनों एग्जाम्पल भी लिए थे, वो हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल था। इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, मतलब आपस में शादी कर लेते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, तो ये दोनों शादी के, इन दोनों शादी के हैं, तो ये आपस में अलग अलग शादी कर लेंगे। जैसे कि सोडियम है, सोडियम के साथ क्लोराइड, ये सोडियम प्लस में होता है, क्लोरीन माइनस में होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे। सल्फेट है और बेरियम है, तो दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और बेरियम सल्फेट हो जाएगा। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, और जो बेरियम क्लोराइड होता है ये O6 बनाता है और नीचे आगे क्या रहता है, बैठ जाता है। इसी प्रकार होता है सोडियम क्लोराइड होता है और सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो यहाँ पर होता है सोडियम नाइट्रेट बनाता है और सिल्वर क्लोराइड का O6 बनाता है, जो कि O6 बनाता है। आई होप कि यहाँ तक वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में, पार्ट 3 में। अगला हम पार्ट उज्जैन